Bismillahirrahmanirrahim. On the behalf of Virtual Concepts, I welcome all of you again. This is our fifth lecture of fluid mechanics, and I'm your instructor, Dr. Fahad Munir Abbasi. Again, जैसा कि हमारी routine चल रही है, before the formal start of this lecture, I'll give you a brief layout of it. This is our fifth lecture, और इसके start में I'll just summarize कि हमने previous lecture के अंदर क्या चीज़ें discuss की, कौन से concepts थे जिनको हमने analyze किया, and we'll go through very quickly whatever we discussed in the previous lecture. Then in today's lecture, I will go through the important classification of fluids, that is the Newtonian and non-Newtonian fluids. हम देखेंगे कि Newtonian fluids कैसे हैं और क्या-क्या properties और characteristics follow करते हैं. गो के हमने very briefly in the previous lecture we studied about the Newton's law of viscosity and the classification of Newtonian fluids, but not in very detail. And today in this lecture we'll discuss these things in a detailed fashion. और हम देखेंगे कि कैसे Newtonian non-Newtonian fluids को classify किया जाता है, क्या-क्या differences हैं इनके अंदर और क्या basic property है जिनकी base के ऊपर हम किसी fluid को Newtonian या non-Newtonian fluid कहते हैं. Afterwards, we'll see different types of non-Newtonian fluids, कितनी तरह के non-Newtonian fluids होते हैं और कैसे हम non-Newtonian fluids को further classify करते हैं into different classifications, into different branches, फिर उन branches को further classify किया जाता है और ये तमाम चीज़ें किन properties को लेके चला जाता है, ये तमाम चीज़ें हम आज के lecture के अंदर देखेंगे. Afterwards, एक दो एग्जांपल्स हम करेंगे एनालाइजिंग द फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स. दो प्लेट्स के दरमियान जब फ्लो होगा उसकी कोई छोटी छोटी एक दो प्रॉपर्टीज़ विच आर द सॉल्व्ड एग्जांपल्स. अब आहिस्ता आहिस्ता चूँकि एज द कोर्स प्रोसीड्स तो हम चीज़ों को ज़रा क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ भी लेके जाएंगे. सो आज के लेक्चर में हम दो एग्जांपल ज़रूर करेंगे जिनके अंदर विल एनालाइज द फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स. And at the end of this lecture, I'll summarize whatever we did today. और आज के lecture में क्या-क्या चीज़ें हमने की और जो कुछ करेंगे उसको at the end of this lecture I'll summarize. Well, in the previous lecture, which was an important one, जैसे कि previous lecture के start पे I told you कि ये lecture बड़ा important है, particularly because कि हम इसमें viscosity का concept डिस्कस करेंगे और डिस्कस हमने किया और बड़ा डिटेल से देखा कि विस्कोसिटी क्या चीज़ है. उससे पहले शुरू में हमने वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एट अ पॉइंट हमने डिस्कस किया. वी सॉ दैट कि कैसे टोटल रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट किया जाता है और कैसे टोटल रेट ऑफ चेंज इज़ इक्वल टू द लोकल एंड द कन्वेक्टिव रेट ऑफ चेंज. वी सॉ दैट जब पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता है और उसकी पोजीशन वेक्टर चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टोटल जब चेंज मेजर किया जाए तो जो कोऑर्डिनेट्स स्पेस कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो चेंज आई उसको भी और जो टाइम पीरियड के अंदर चेंज आई उसको भी टेक इनटू अकाउंट करके टोटल चेंज मेजर किया जाता है. और जो लोकल रेट ऑफ चेंज है दैट इज़ द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी स्टडीड एंड द चेंज इन द कोऑर्डिनेट्स of the position vector were compiled in the convective rate of change. So that was one concept which we studied in the previous lecture. Afterwards, we examined the all important concept of viscosity. I went through कि viscosity है क्या चीज़. Very formally I told you कि जनाब viscosity मेजर अगर की जाए तो कैसे की जाए, आप विस्कोसिटी को कैसे इमेजिन कर सकते हैं. हाउ दिस इज टर्म्ड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड दैट अ फ्लूइड ऑफर्स टू अ मोशन. देन एक बीकर की एग्जांपल मैंने आपको दी और कोट की. आई होप कि आपने उसको करके ज़रूर देखा होगा कि एक बीकर के अंदर आप डिफरेंट किस्म के फ्लूइड्स ले लें, लाइक वाटर एंड हनी की पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने कोट की, और उसके अंदर से उसको स्टीर करें using a spoon or something, and you will see that you can stir water very easily, whereas you cannot stir the honey in that easy manner. तो ये चीज़ आम अल्फाज के अंदर ये चीज़ बताती है कि water is less viscous compared to honey. दूसरे अल्फाज के अंदर अगर आप एक जार और ग्लास फिल्ड विद वाटर अगर आप उसको टॉपल ओवर करें
और उसको उल्टा कर दें तो एट वंस तमाम पानी जो उस जार के अंदर होगा इट विल फॉल आउट और वो बह जाएगा। जबकि अगर आप हनी का जार, एक शहद से भरा हुआ ग्लास, अगर आप उसको उल्टाएंगे तो वो इतनी जल्दी से स्पिल अवे नहीं होगा, इतनी जल्दी से नहीं बह जाएगा, क्योंकि हनी प्रोवाइड्स मोर रेजिस्टेंस टू द मोशन कंपेयर टू वाटर। सो ये छोटी छोटी एग्जांपल्स देख के तो आपको बताया था कि कैसे आप एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड के अंदर डेवलप कर सकते हैं, व्हाट विस्कोसिटी रियली इज। देन वी सॉ कि कैसे रिलेशनशिप डेवलप किया जा सकता है बिटवीन द अप्लाइड स्ट्रेस, जो कि स्ट्रेस और या कोई फोर्स आप किसी फ्लूइड को लगाएंगे, बिटवीन दैट एंड द डिफॉर्मेशन इन द फ्लूइड बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस। उस स्ट्रेस की वजह से जो फ्लूइड के अंदर डिफॉर्मेशन होती है उन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप डेवलप होता है और कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। Then obviously in that relation the constant of proportionality which appeared, हमने उसको mu का नाम दिया and we saw that this is the viscosity of the fluid, उसको viscosity का नाम दिया था हमने। and जो equation ultimately हमें मिली थी we termed it as the Newton's law of viscosity, और उसके context में हमने Newtonian fluids को briefly ज़रूर discuss किया था। Then the basic classification of fluids using the concept of viscosity, we discussed that and we classified the fluids into real and ideal fluids. I told you that तमाम वो fluids जिनके लिए non-zero viscosity exist करती है वो real fluids कहलाते हैं, जबकि तमाम वो fluids जिनके लिए viscosity zero हो ideal fluids कहलाते हैं। And we saw that real fluids are the one which really may indeed exist in this world, whereas the ideal fluid is just merely a concept developed for the understanding of the students, yet under some engineering considerations in some phenomena certain fluids are treated as ideal or inviscid fluids। कुछ phenomena के अंदर जहाँ पे fluid ज़्यादा viscous behavior नहीं show करता तो हम viscosity के effects को इग्नोर कर देते हैं और वी कंसिडर दैट फ्लूइड एज आइडियल फ्लूइड जिनके लिए विस्कोसिटी ज़ीरो। जैसा कि आई गेव यू एन एग्जांपल ऑफ एयर, के एयर के अंदर से अगर आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे मूव नहीं कर रहे तो यू कैन ट्रीट इट एज आइडियल फ्लूइड जिनके लिए विस्कोसिटी ज़ीरो। तो ये तमाम वो चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की थी इन द प्रीवियस लेक्चर। आज के लेक्चर में विल एक्सटेंड दैट कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स बेस्ड अपॉन विस्कोसिटी इटसेल्फ, उसको लेके चलेंगे, विच इज़ another very important concept, चूँकि directly associated with viscosity, so this lecture is also very important, particularly कि fluid की classification को discuss करेंगे आज। इसलिए I like कि आप इस lecture को प्रीवियस के साथ अगर कंपैरेटिवली देखेंगे और उसको लेके चलेंगे और विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट को ज़रूर जहन में रखेंगे तो तब यू विल बी एबल टू एनालाइज एंड स्टडी दिस इन अ बेटर manner. So we'll start today with the Newtonian fluids. Well, fluids in which the shear stress is directly proportional to the rate of deformation are called Newtonian fluids. ये वो definition है जो मैंने previous lecture के अंदर भी आपको दी, but आज उसको थोड़ा सा detailed में detailed analysis करेंगे, क्योंकि हमने classify करना Newtonian and non-Newtonian fluids को. So it is very necessary that you should understand what are Newtonian fluids and then you'll be able to figure out कि non-Newtonian fluids क्या हैं और कैसे उनको classify किया जाता। In very common words, तमाम वो fluids जिनके लिए shear stress is directly proportional to the rate of deformation, directly and linearly proportional हो अगर shear stress with the rate of deformation, तो ऐसे fluids को Newtonian fluids कहते हैं। For such fluids the Newton's law of viscosity holds. हमने Newton's law of viscosity, we developed it, we calculated it when we were establishing a relationship between the shear stress and the deformation rate, जो कि अगर recall करने के लिए आपको देखें तो ये जो first equation है in which the shear stress is directly proportional to the rate of strain, and then इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कराया गिवन इन इक्वेशन 1,
और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी म्यू को हमने विस्कोसिटी का नाम दिया था. सो दिस इज द मैथमेटिकल form in which the stress is related to the deformation rate and the viscosity appears. So this is the mathematical relationship. आप अगर इसको थोड़ा सा गौर से और deeply analyze करें तो you will see the derivative of velocity component with respect to y. This is obviously for one dimensional flow. अगर flow multidimensional है तो obviously जैसा कि हमने previous lecture के अंदर भी देखा था कि there will be 2 or 3 terms added up in this equation depending upon कि किस तरह का और कितने dimensional flow है हमारा. Mu here is the viscosity of the fluid. Well, on the other hand, the non-Newtonian fluids are the fluids in which the shear stress is not directly proportional to the rate of deformation. तमाम fluids, अच्छा एक तो classification ये हो गई कि वो तमाम fluids जो कि एक very layman और आम आदमी वाला आंसर है कि तमाम फ्लूइड्स जो न्यूटोनियन फ्लूइड्स नहीं हैं वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहलाएंगे. ओके, दैट्स फाइन. लेकिन टू बी प्रिसाइज अबाउट आवर डेफिनेशन, तो ऑल दोज फ्लूइड्स इन विच द shear stress is not directly proportional to the deformation rate. न्यूटोनियन फ्लूइड्स के केस के अंदर हमने देखा कि shear stress was directly proportional, whereas in some cases, in some fluids, the shear stress is not directly proportional to the deformation rate. Either it's say proportional to some powers of deformation rate or some fractional power of the deformation rate, but it is not directly proportional to the deformation rate. And उन cases के अंदर हम fluids को non-Newtonian fluids कहते हैं, जैसा कि toothpaste, blood, ketchup, paint, grilling mud, biological fluids, etc. are all non-Newtonian fluids. You can see at this point of time for your concept building, I can simply see, you can imagine the difference between water and a toothpaste. स्टीयर करने की एग्जांपल को ध्यान में रखिए क्योंकि क्लासिफिकेशन सारी विस्कोसिटी के तनाजुर के अंदर ही हो रही हैं. So you can imagine there is some sort of a difference between a toothpaste and a blood and ketchup and water. So because water is a Newtonian fluid and these are non-Newtonian fluids. Now we'll go towards a more mathematical sort of interpretation कि mathematically हम चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं. Well, for non-Newtonian fluids, the power law model holds. Instead of the Newton's law of viscosity, we prefer the power law model, which explains the relationship between the shear stress and deformation rate in a more correct manner for these fluids. Well, we can say that shear stress is proportional to some power of the deformation rate where n is not equal to 1. Obviously, if n is equal to 1, then we will get the relationship for the Newtonian fluids. और अगर इस proportionality को equation के अंदर change किया जाए, the constant of proportionality we introduced here is k in equation 2. So this is the relationship between the shear stress and the deformation rate for non-Newtonian fluids. We can see that. Again, I'd like to focus your attention on one thing कि यहाँ linear relationship नहीं है. Obviously, it's not deformation rate to the power 1. It is deformation rate to the power, say, anything else except 1. So there is not a linear relationship between the shear stress and the deformation rate. And k, obviously, here is the constant of proportionality. There are different terminologies used for this n and k. N is usually called as the flow behavior index and k is the consistency index. Note that in equation 2, we get the Newton's law of viscosity for n is equal to 1 and k is equal to mu. So in the Powers law model, अगर आप n को 1 और k को simple dynamic viscosity that is mu assume कर लें तो we get the Newton's law of viscosity. थोड़ा सा modified form of equation 2 अगर हम उसको modified तरीके से लिखें तो we can write it in the form given in equation 3 where tau xy is equal to eta into du by dy. Eta here is defined in equation 4 which is equal to k into du by dy to the power n minus 1. Here this eta is called the apparent viscosity. You differentiate it with the dynamic or the kinematic viscosities which we initially discussed. इनको थोड़ा सा differentiate करें, ये apparent viscosity है and you can see that
in this apparent viscosity given through equation 4, deformation rate is appearing within the definition of apparent viscosity, whereas it was not the case in the Newtonian fluids case. So यहाँ पे viscosity और जो apparent viscosity है for the non-Newtonian fluids, it may also depend upon the deformation rate. जैसे जैसे fluid deform हो रहा है, इस point के ऊपर आप देखें डिटेल में तो इसको एनालाइज करेंगे ये भी, लेकिन इस point के ऊपर भी अगर आप इसको देखें तो यहाँ apparent viscosity डिपेंड कर रही है on the deformation rate. I mean to say कि जैसे जैसे डिफॉर्मेशन रेट वेरी करेगा और चेंज करेगा, कम या ज़्यादा होगा या कांस्टेंट रहेगा, तो विस्कोसिटी के ऊपर भी फर्क पड़ेगा. It's a very simple case if you are able to analyze it and if you are able to get my point here कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स के अंदर विस्कोसिटी वाज से rather constant instead of depending on the deformation rate. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को अगर आप याद करें, जो हमने इस लेक्चर के अंदर भी और प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, तो म्यू वाज ओनली अ सिंपल विस्कोसिटी whereas it had nothing to do with the deformation rate. जबकि non-Newtonian fluids के अंदर eta, which is the apparent viscosity of the non-Newtonian fluid, depends upon the deformation rate as well in different ways. Obviously ये largely depend करता है n के ऊपर, which is the flow behavior index, and the k, which is the consistency index, but also it is largely dependent upon the deformation rate. So in very say lenient fashion you can say that कि non-Newtonian fluids की viscosity deformation rate पे भी depend करती है. Deformation rate को कम या ज़्यादा करने से फ्लूइड्स की विस्कोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है. कुछ एग्जांपल्स हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये एक डिफरेंस भी ज़हन में रख लें कि न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के अंदर जो बाकी डिफरेंसेस अपनी जगह पे हैं, वहाँ पे एक डिफरेंस मेजर ये भी है कि इसमें विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं है. इट मे वेरी विद डिफॉर्मेशन रेट और विद other things, that is the consistency index and the flow behavior index as well. So keep this in mind. And इसी को यूज़ करते हुए हम न्यूटोनियन फ्लूइड्स की डिफरेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस डिस्कस करेंगे. वेल सिंपली इफ़ यू वांट टू सी, जैसे कि आपको एक बीकर की एग्जांपल दी थी विस्कोसिटी के केस के अंदर, आप उसको बीट करें, वाटर को स्टीर करें या हनी को स्टीर करें, तो यू कैन से गेट अ कॉन्सेप्ट एंड यू गेट फेमिलियर विद कि what is the difference between water and honey due to viscosity, क्योंकि viscosity water की और honey की फ़र्क है. ऐसे ही at this point Newtonian non-Newtonian fluids को separate करने के लिए there is a well-known test, the rod climbing or the Weissenberg effect. In this case, when a rod is rotated in a beaker containing a polymer or a non-Newtonian fluid, एक beaker के अंदर if there is a non-Newtonian fluid and you rotate a rod or simply you can say a straw into that solution, then the solution moves in the opposite direction of the motion of the rod and climbs up the rod. This effect is known as the rod climbing effect or the Weissenberg effect. For a beginner, this is a simple test to differentiate between the Newtonian and non-Newtonian fluids. अभी तक के लिए आपको mathematically तो एक्सप्लेन किया इन द प्रीवियस स्लाइड के न्यूटोनियन फ्लूइड्स के केस के अंदर देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द अप्लाइड स्ट्रेस एंड द डिफॉर्मेशन रेट, व्हेयरएज फॉर द केस ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स देयर इज अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप between the stress and the deformation rate. So that was a mathematical concept and you saw the equation ये वो. लेकिन अगर for a beginner अगर आप इसको खुद विजुलाइज करना चाहते हैं कि जनाब कैसे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि कौन सा फ्लूइड न्यूटोनियन फ्लूइड है और कौन सा फ्लूइड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, तो यू कैन टेक अ फ्लूइड इन द बीकर एंड रोटेट अ रॉड और अ स्ट्रॉ इनटू दैट एंड यू विल सी दैट इफ द फ्लूइड स्टार्ट्स मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन विच यू आर स्टीयरिंग, जिसमें आप इसको मूव करा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करे और कुछ ना कुछ अमाउंट उस फ्लूइड की, उस लिक्विड की, उस रॉड में क्लाइंब कर जाए, उस स्ट्रॉ के अंदर क्लाइंब कर जाए, तो देन मेक श्योर दिस इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. एनी टाइप ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड अगर आप उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और सिंपल मैनर के अंदर उसको एनालाइज करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व दिस इफेक्ट
और इस इफेक्ट को यूजुअली रॉड क्लाइंबिंग इफेक्ट, ऑब्वियसली बिकॉज द फ्लूइड इन द बीकर क्लाइम्स अप द रॉड, और द विजनबर्ग इफेक्ट इसको कहा जाता है. सो दिस इज अ सिंपल टेस्ट थ्रू विच यू कैन डिफरेंशिएट between Newtonian non-Newtonian fluids apart from mathematics, क्योंकि फ्लूइड को देखते ही आप उसकी स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन रेट का रिलेशनशिप तो डिटरमिन करना शायद इतना आसान ना हो फॉर अ रॉ फ्लूइड एंड फॉर अ बिगिनर, बट यू कैन सिंपली, अगर आप कैरेक्टराइज करना चाहें तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके कैरेक्टराइज कर सकते हैं, एंड यू कैन टेल दैट विच ऑफ द फ्लूइड्स you are having are the Newtonian and which of them are non-Newtonian fluids. Then there are different types of non-Newtonian fluids. Okay, keep this classification in mind. We classified fluids into real and ideal fluids. Ideal fluids का case is closed, which we said कि जनाब तमाम वो fluids जिनके लिए viscosity zero हो ideal fluids कहलाते हैं, और तमाम वो fluids जिनके लिए viscosity non-zero हो वो real fluids कहलाते हैं. ठीक, अगेन आई रिपीट, सबसे पहली क्लासिफिकेशन हमने की रियल और आइडियल फ्लूइड्स के दरमियान. आइडियल फ्लूइड्स का केस हमने क्लोज कर दिया कि जनाब वो फ्लूइड्स जहाँ पे विस्कोसिटी ज़ीरो हो, जिनके लिए वो आइडियल फ्लूइड्स कहलाएंगे, वो केस ख़त्म. तो रियल फ्लूइड्स की क्लासिफिकेशन फर्दर हमने दो केसेस के अंदर की, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, और उनके लिए हमने देखा कैसे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं व्हाट आर द न्यूटोनियन एंड व्हाट आर द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स. Okay, now we are further interested in classifying the non-Newtonian fluids. So this is further characterization process. मज़ीद हम non-Newtonian fluids को different branches के अंदर divide किया जाता है, क्यों और कैसे वो हम देखेंगे कि किन characteristics को, किन qualities को, किन properties को use करते हुए non-Newtonian fluids को characterize किया जाता है. Non-Newtonian fluids are generally classified into three broader groups. इनमें से तमाम ग्रुप्स की अपनी अपनी खासियत और खसूसियतें हैं, बट तीन जो मेजर क्लासिफिकेशंस हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की, उनमें पहले पे टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स, दूसरे पे टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स एंड तीसरे पे विस्को इलास्टिक फ्लूइड्स हैं. ये तीनों अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं, ऑब्वियसली इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट है, लेकिन अगेन आई एम सेइंग ऑल ऑफ यू सिटिंग आउट देयर हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग एंड मास्टरिंग द फ्लूइड मैकेनिक्स, कीप द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी इन माइंड. जिस तरीके से क्लासिफिकेशन हम यहाँ करते जा रहे हैं, इसको ज़रूर ज़हन में रखें कि हमने विस्कोसिटी को स्टडी करके फ्लूइड को क्लासीफाई किया था बिटवीन रियल एंड आइडियल केसेस. फिर उस विस्कोसिटी की डिफरेंट टाइप्स को लेके कि जहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप होगा एंड कांस्टेंट विस्कोसिटी होगी तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स हमने उनको नाम दिया. तो जहाँ पे ये दो चीज़ें ना हों वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं. अगेन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी इटसेल्फ. डिफरेंट किस्म की विस्कोसिटीज विल रिजल्ट इन डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, और जो क्लासिफिकेशन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की जनरली की जाती हैं उनमें टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स एंड विस्कोइलास्टिक फ्लूइड्स. विस्कोइलास्टिक फ्लूइड्स की तरफ तो हम आखिर में आएंगे, क्योंकि आज दिस इज़ आवर टॉपिक एंड विल एक्सप्लेन इट. बट एक ज़रा नाम को देखें कि टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स, कोई एक चीज़ फर्स्ट थिंग विच शुड क्लिक इन योर माइंड इज़ दैट दीज आर टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स, यानी जिनकी विस्कोसिटी का टाइम से कोई ताल्लुक नहीं है. अगेन आई रिपीट, टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स जो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे, ऐसे फ्लूइड्स, ऐसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स जिनकी विस्कोसिटी और अपेरेंट विस्कोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, वो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स कहलाएंगे. एंड ऑब्वियसली जिनकी डिपेंडेंस टाइम के ऊपर होगी वो टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स कहलाएंगे. आई रिपीट, अमूमन जब भी स्टूडेंट्स को कन्वे किया जाता है तो वो यहाँ टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स को एसोसिएट करने लगते हैं स्टेडी फ्लोज के साथ, और दैट नो, दिस इज डिफरेंट. यहाँ पे अपेरेंट विस्कोसिटी की बात हो रही है. अपेरेंट विस्कोसिटी ज़रूरी नहीं है कि जो क्लासिफिकेशन है टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स तो इनका फ्लो स्टेडी फ्लो ही होगा, हमेशा नहीं. वेलोसिटी फ़र्क हो सकती है, प्रेशर फ़र्क हो सकता है. यहाँ पे सिर्फ वी आर कंसर्न्ड अबाउट द विस्कोसिटी. नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की विस्कोसिटी जब टाइम पे डिपेंडेंट ना हो, किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट हो, और किस चीज़ पे होगी वो हम देखेंगे, तो देन these fluids are called time independent fluids. And obviously if the apparent viscosity depends upon time or changes with respect to time, then these fluids are called time dependent fluids. And third
characterization, third classification is the viscoelastic fluids. Break up this name and the viscoelastic fluids. तो दो हिस्सों में इस viscoelastic को आप break कर सकते हैं, the visco and the elastic. Viscoelastic fluids. And we'll see, I'll tell you कि कैसे ये name आपको काफ़ी सारी चीज़ें explain कर सकता. Okay, further classification of time independent fluids. अब as I said that the viscosity depends on something else instead of time, जो time पे depend नहीं कर रहे, time से independent है. इनको further 3 categories में classify किया जा सकता है. The first one is the pseudoplastic or shear thinning fluids. Second one is the dilatant or shear thickening fluids, and the third one is ideal or Bingham plastic fluids. इतनी sometimes student को classification बड़ी say hectic sort of a thing लगती है, they get confused, but if you keep following my words and what concept I'm giving you, so I hope that you'll be able to characterize it or classify it in a very easy manner. Now the time independent fluid की different classifications हम study कर रहे हैं, keep this thing in mind. पहली classification जो है वो pseudoplastic. Pseudo is also something related. अगर इसका आप तर्जुमा करें तो it is close to, इसका तर्जुमा आएगा कि उस जैसा. खैर, this is something else, and you can search it also and the name the pseudoplastic. Pseudo means similar to plastic sort of a thing, or shear thinning fluids. Such fluids in which n is less than 1, and again is the same thing, or the index appearing in the power law model which we discussed in the definition of non-Newtonian fluids. ऐसे fluids के लिए n is less than 1, तो अगर उस equation को अगर आप बड़ा closely देखें तो if n is less than 1 तो deformation rate जितना भी आप increase कर लें, overall it will go on decreasing. Overall the apparent viscosity will go on decreasing. Apparent viscosity, keep that definition in mind which we discussed in the previous slides, that for n less than 1, if the deformation rate increases, the apparent viscosity decreases, because for any quantity whose power is between 0 and 1, then it will go on decrease as the quantity itself increases. And these are shear thinning fluids. Again is shear and thinning. Thinning means जो पतला होता जाए वक्त के साथ, not वक्त के साथ साथ, but with shear. Shear thinning fluid, ऐसे fluids जिन पे आप shear या stresses apply करें और उसको beat करते जाएं, in common words अगर आप उसको कहें, उसको beat करते जाएं तो उनकी viscosity कम होती जाए. अब ऐसे fluids आपके जहन में आ सकते हैं और ज़रूर आ रहे होंगे कि जिनको अगर आप move करते जाएं और beat करते जाएं और steer करते जाएं तो उनकी apparent viscosity कम होने लगती है. Mathematically अगर उसको देखेंगे तो ऐसे fluids के लिए apparent viscosity has an index n less than 1. The other one is dilatant or shear thickening fluids. ऐसे fluids जिनमें shear apply करने से या continuous shear देने से the apparent viscosity increases. And for mathematically speaking, for such fluids, the in apparent viscosity n is greater than 1, or the index n has a value which is larger than 1. Now, and the third type is obviously ideal or Bingham plastic fluids. The time-dependent fluids are further classified into 2 categories: thixotropic fluids and rheopectic fluids. Now, time to study these fluids in detail. Well, time-independent non-Newtonian fluids had 3 classifications. We studied that. First one was pseudoplastic or shear thinning fluids, and the other ones were dilatant or shear thickening, and the third one was Bingham plastic fluids. So the pseudoplastic fluids are fluids in which the apparent viscosity decreases with increasing deformation rate. That is, for apparent viscosity n is less than 1 for the case of pseudoplastic fluids. I'm again repeating that keep this sentence in mind, that apparent viscosity decreases with increasing deformation rate. Apparent viscosity के जो mathematical relationship है उसको भी अगर आप सामने रख लें लिख के,
तो यू कैन सी दैट फॉर n लेस देन 1 जैसे जैसे du/dy इंक्रीज करता जाएगा अपैरेंट विस्कोसिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग. सो तमाम वो फ्लूइड्स जिनके अंदर डिफॉर्मेशन रेट इंक्रीज करने से विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाए वो shear thinning फ्लूइड्स कहलाएंगे. ऐसे फ्लूइड्स जिन पे shear अप्लाई करने से वो थिन होते जाएं. थिन और थिक का कॉन्सेप्ट जरा जहन में रखें विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए कि वाटर इज अ थिन फ्लूइड. वाटर इज अ थिन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, क्योंकि आप उसको बीट करें, आप उसको स्टीर करें, यू कैन इजीली डू दैट. एंड हनी ऑन द अदर हैंड इज अ थिक फ्लूइड जो कि इतनी आसानी से स्टीर नहीं हो सकता. सो अगर तो आप किसी ऐसे फ्लूइड को जो थिक हो और उसको स्टीर करते जाएं और अल्टीमेटली वो थिन फ्लूइड बन जाए, तो ऐसे फ्लूइड्स को shear thinning फ्लूइड कहते हैं, which means that you can say reduce the viscosity by applying shear stresses to it. Take for example polymer solutions such as rubber, the colloidal suspensions and paper pulp in water, blood and milk. These are all examples of shear thinning fluids जिनके लिए mathematically apparent viscosity में index n is less than 1. Well, the other classification of time independent fluids is the dilatant or shear thickening fluids. Well, for these fluids the index n appearing in the apparent viscosity is greater than 1, or in other words these fluids are the fluids in which the apparent viscosity increases with increasing deformation rate. Examples of such fluids are suspension of starch and of sand, butter, printing ink, sugar in water, etc. Now such fluids जिनको shear stress या deform करने से और continuously deform करने से उनकी viscosity बढ़ जाए, apparent viscosity increase हो जाए, तो ऐसे fluids को shear thickening fluid और dilatant fluids भी कहा जाता. अब यहाँ पे 2-3 प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनको ज़रूर ध्यान में. एक ये कि विस्कोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, हेंस इट इज़ नॉट कांस्टेंट, व्हिच रिप्रेजेंट्स दैट दीज आर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स. और दूसरी चीज़ कि विस्कोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डिफॉर्मेशन रेट. जैसे जैसे डिफॉर्मेशन, जैसे फर्स्ट केस के अंदर या सूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स के अंदर हमने देखा कि डिफॉर्मेशन रेट इंक्रीज करने से अपैरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो अपैरेंट विस्कोसिटी वाज डिपेंडेंट अपॉन द डिफॉर्मेशन रेट, not on time. That's why these fluids are termed as time independent fluids, because the apparent viscosity depends upon deformation rate instead of time. So these fluids are often usually termed as the shear dependent fluids. These are time independent but shear dependent fluids, जो कि shear पे depend कर रहे हैं, shear stresses पे depend कर रहे हैं, deformation rate के ऊपर depend कर रहे हैं. So these two cases, एक में आप डिफॉर्मेशन रेट इंक्रीज करने से अपैरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, और दूसरे केस के अंदर shear थिकनिंग फ्लूइड के अंदर shear रेट डिफॉर्मेशन रेट इंक्रीज करने से और कांस्टेंट बीटिंग से विस्कोसिटी इंक्रीज कर रही है. जैसा कि सस्पेंशन ऑफ स्टार्च एंड सैंड इन वाटर, एंड जैसा कि शुगर इन वाटर, इसको जैसे जैसे आप बीट करते जाएं, और बटर है, इसको जैसे जैसे आप बीट करते जाएंगे और इसको डिफॉर्म करते जाएंगे तो इनकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती जाएगी. कॉमन डेली लाइफ में इसकी कई एग्जांपल्स मिल सकती हैं, shear thinning की भी, shear thickening की भी. I just give you a simple example and a simple assignment for you at this point of time, for the sake of learning, not from the examination point of view, but for the sake of learning. कि कॉफ़ी अगर आपको भी पीने का इत्तेफाक हो तो यू जस्ट कीप ऑन बीटिंग एंड यू सी दैट कि उसकी विस्कोसिटी कम होती है या ज़्यादा होती है. आप ये ज़रूर ऑब्जर्व करें कि जब आप उसको कॉन्टीन्यूसली बीट करते जाएंगे तो अल्टीमेटली कुछ देर के बाद उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. आई लीव इट अप टू यू टू एनालाइज. या दूसरे केस के अंदर कभी मिल्क को या योगर्ट को, इन दो चीज़ों को अलग अलग लेके इनको बीट करें कॉन्टीन्यूसली एंड यू कीप ऑन एग्जामिनिंग इट, तो देखें कि थोड़ी देर के बाद इसको कॉन्टीन्यूसली बीट करने से, कॉन्टीन्यूसली डिफॉर्म करने से इनकी अपैरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है. तो आई लीव इट अप टू यू कि आप इसको ये देखें और एटलीस्ट डू इट, तो यू विल बी एबल टू क्लियरली सी अ पिक्चर कि हाँ ये चीज़ रियल लाइफ में होती हुई आपके सामने नज़र आ रही है.
कि apparent viscosity is increasing or decreasing in different cases by increasing the deformation rate. Now the third category of time independent fluids is the ideal or Bingham plastic fluids. Fluids that behave as solids until a minimum yield strength tau y is exceeded and subsequently exhibits a linear relationship between stress and rate of deformation. बहुत अगर सिंपल अल्फाज के अंदर इसको कहा जाए तो तमाम वो फ्लूइड्स जो एक मखसूस हद तक स्ट्रेसेस बर्दाश्त कर सकें और उनके अंदर कोई चेंज, कोई तब्दीली, कोई वेरिएशन ना आए, एंड आफ्टर अ मिनिमम स्ट्रेस इज यील्ड, एक मखसूस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस तो वो बर्दाश्त कर लेंगे और उसके बाद वो डिफॉर्म हो जाए, और डिफॉर्म ऐसे हो जाए कि लीनियर रिलेशनशिप हो बिटवीन द डिफॉर्मेशन रेट एंड द अप्लाइड स्ट्रेस. ऐसे फ्लूइड्स को आइडियल और बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स कहा जाता है. ये आइडियल नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की केस के अंदर है. डोंट कंपेयर इट विद द आइडियल फ्लूइड्स व्हिच वी डिस्कस्ड अर्लियर when we said that the zero viscosity results in the ideal fluids. So example of such fluids are drilling mud, toothpaste, and clay suspension, jellies, etc. Again I give you a simple say experiment. अगर आप घर में जेली बनाएं और उसको देखें तो एक मखसूस हद तक वो स्ट्रेस बर्दाश्त कर लेगी. If you press it with your hand or with a spoon or sort something, एक मखसूस हद तक वो स्ट्रेस bear कर लेगी, but after a certain amount of stress it will say deform and deform linearly. जैसे जैसे आप इसको स्ट्रेस अप्लाई करते जाएंगे तो ये बहती चली जाएगी. Mathematical relationship can be given through this equation that tau xy is equal to tau y, which is the minimum yield strength, and plus mu p into du by dy. You can see that once that tau y is achieved, then there is a linear relationship between the applied stress and the deformation rate, which is the difference of this fluid type with the other two types which we studied before. Well, the second category of the non-Newtonian fluids is the time dependent non-Newtonian fluids. Again, to make you recall, the previous one were time independent non-Newtonian fluids. These are the time dependent non-Newtonian fluids. इनकी दो different categories हैं. First one is the thixotropic fluids and the other one is the rheopactic fluids. Well, in thixotropic fluids are the fluids that show a decrease in apparent viscosity eta with time under a constant applied shear stress. Examples include the lipstick, some paints and enamels, etc. ऐसे fluids जो वक्त के साथ साथ जिनकी apparent viscosity जो है वो डिक्रीज हो जब आप कांस्टेंट स्ट्रेस इसके ऊपर अप्लाई करें, वक्त के साथ साथ अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाए. जबकि ऑन द अदर हैंड रियोपैक्टिक फ्लूइड्स आर द फ्लूइड्स व्हिच शो एन इंक्रीज इन द अपरेंट विस्कोसिटी विद टाइम अंडर अ कांस्टेंट अप्लाइड shear स्ट्रेस. सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि shear स्ट्रेस की वजह से अपरेंट विस्कोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, बिकॉज shear stress is constant in this case. The change that is occurring in the apparent viscosity is with time. shear stress constantly apply करें तो कुछ टाइम के बाद अगर तो apparent viscosity decrease हो जाए, then the fluids are thixotropic fluids, and if the apparent viscosity increases with time, then these are called the rheopactic fluids. Examples of rheopactic fluids are gypsum suspensions in water and bentonite solutions, etc. Well, the third classification of non-Newtonian fluids are the viscoelastic non-Newtonian fluids. Again, I told you that I'll tell you how you can build a concept of that. Well, keep in mind the viscoelastic, the name viscoelastic. This is a combination of two terms, visco and elastic. अच्छा, visco का अपना part है इसके अंदर, elastic का एक अपना part है, which they both play. So you can say at this point, you can imagine कि जनाब ये कुछ ऐसे fluid हो सकते हैं जो visco भी हो और elastic भी हो.
कीप द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी इनटू योर माइंड. विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया. इलास्टिसिटी क्या चीज़ है? इलास्टिसिटी इट्स बेसिकली अ रिस्टोरिंग सॉर्ट ऑफ अ फोर्स. कि अगर सिंपल आप रबर को लें तो इट्स इलास्टिक, आप इसको डिफॉर्म करें, डिफॉर्मेशन मतलब उसके स्टेट के अंदर कोई चेंज लाएं, स्ट्रेच इट, एंड व्हेन यू रिमूव द स्ट्रेस, this is a good example if you want to understand. There is a material, say take a rubber band or something and hold it, then apply stress. इसके ऊपर stress apply करें and it will deform, इसकी shape change हो जाएगी. और जैसे ही आप stress remove करेंगे तो चूँकि elastic behavior की वजह से it will come back to its original position, ये restore हो जाएगा. तो ये property किसी भी body या किसी भी substance की कि स्ट्रेस रिमूव होने के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर कर ले, इलास्टिसिटी कहलाती है. इन अ वेरी सिंपल एंड कॉमन वर्ड्स, गो के इसकी डिटेल्स बहरहाल अपनी जगह बड़ा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी का. येट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिन लोगों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी उनके लिए ये एक बड़ा सिंपल वे है टू अंडरस्टैंड व्हाट इलास्टिसिटी बेसिकली इज. सो ऐसे फ्लूइड्स जो विस्को भी हों और इलास्टिक भी हों, विस्कस यानी जिनके अंदर विस्कोसिटी के इफेक्ट्स डोमिनेंट हों, और इलास्टिक यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स भी हो, तो वो विस्को इलास्टिक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहलाएंगे. यू कैन कैटेगराइज इट बाय द नेम्स. Rest, going through the definition. Well, some fluid after deformation partially return to their original shape when the applied stress is released. Such fluids are named as viscoelastic fluids. Very simple sort of a definition for the viscoelastic fluids. कि वो तमाम fluids जिन पे से जब stress remove की जाए तो वो अपनी original position restore कर लें, पार्शली या फुली. समटाइम्स ये है कि वो फुली रिस्टोर कर लें अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर जहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया, और समटाइम्स इट अकर्स के पार्शली अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वो मूव करें. तो ये दोनों केसेस ज़रूर हो सकते हैं. तो ऐसे फ्लूइड्स को विस्कोइलास्टिक फ्लूइड्स कहा जाता है. विस्कोइलास्टिक फ्लूइड्स हैव टू मेजर टाइप्स. वेल, लीनियर विस्कोइलास्टिक फ्लूइड्स e.g. मैक्सवेल एंड जेफरीज फ्लूइड्स, एंड नॉन लीनियर विस्कोइलास्टिक फ्लूइड्स, for example Walters A and B fluids, Allred A and B, etc. So viscoelastic fluids की भी different further categories हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के research articles आपको इंटरनेट के ऊपर available मिल जाएंगे. So whenever you go through an article which names that flow of say Maxwell fluid, or flow of Jeffrey fluid, or flow of Walters A or B fluid, Allred A fluid, Allred B fluid, तो ये ज़रूर उसको देखते ही ये ज़रूर एनालाइज कर लें कि ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये डिस्कस कर रहा है विस्कोइलास्टिक फ्लूइड्स को, विच इज़ अ कैटेगरी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स. और इस फ्लूइड की कैटेगरी ये ज़रूर है, ये कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर है कि इसमें विस्कस इफेक्ट्स एज वेल एज द इलास्टिक इफेक्ट्स बोथ आर एग्जिस्टेंट. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ अगर हम जाएं, और जैसा कि हमने न्यूटोनियन फ्लूइड्स के केस के अंदर हमने रिप्रेजेंट किया था ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन द अप्लाइड स्ट्रेस एंड द डिफॉर्मेशन रेट. तो दिस फिगर 1 शोज द फ्लो कर्व्स फॉर टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स. टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स के लिए ये एक फ्लो कर्व आपके लिए आई हैव प्रिपेयर्ड. वेल, द फर्स्ट curve you can see with the name written on it, dilatant fluid. This is for n less than 1, or say if you may recall it, so these were shear dependent fluids and independent of time. So you can see that as the deformation rate increases, this graph tends to move up. It is in concaved up, so this tends to move upwards, but it remains under the graph of the Newtonian fluids, which is displayed by the red line in this figure. जो रेड लाइन है ये न्यूटोनियन फ्लूइड की ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है, शोइंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस एंड द डिफॉर्मेशन रेट. इसके लिहाज से कैरेक्टराइजेशन हो रही है तमाम बाकी तमाम, और उसको ध्यान में रखिएगा कि जो डायलेटेंट फ्लूइड्स हैं इनका ग्राफ ऑलवेज विल बी कनकेव अप, but it will lie down the graph of the Newtonian fluids. And for the case of pseudoplastic fluid or shear thinning fluids, the graph of such fluids will be concave downwards. I think you people are familiar with the concept of concave up and concave down
sort of a thing. अगर आप मज़ीद इस concept की को deeply analyze करें तो apparent viscosity is a very good, the relationship of apparent viscosity is a very good tool कि आप इसको देख सकें कि concave up और concave down को कैसे हम characterize कर सकते हैं, खासकर first and second derivative of a function, जैसा कि calculus के मुख्तलिफ courses के अंदर आपने calculate की ज़रूर किया होगा कि which of the functions are concave up and which of the functions are concave down, but using the say derivative, second derivative more precisely. So you can also mathematically analyze the apparent viscosity in that context as well, and you can see that in what cases the relationship of apparent viscosity gives you a graph which is concaved up, and in what cases it gives you a graph concave down. And for n equal to 1, in that case obviously the linear relationship is restored, and that is the case of the Newtonian fluids. So the relationship between stress and shear rate is given through this figure, and you can see that pseudoplastic and dilatant fluids, how they behave when the deformation rate increases or when the stress rate increases. Interesting one is the Bingham plastic fluids, is the graph of Bingham plastic fluids. Take a look there, take a very close look, and you see that up to a certain instant of time there is no graph at all, unless until a minimum shear stress is yield. और जब वो shear stress मिल जाए उसके बाद the deformation rate increases linearly with the stress. You can see that for the pseudoplastic and dilatant fluids, these are say curves, not a linear line, which shows that जिस चीज़ को या जिस relationship को या जिस function को ये represent कर रहे हैं, that is not linear. That is say there is no linear relationship between the dependent and independent quantity in that. But for the case of Newtonian fluids and for the case of Bingham plastic fluids, there is a linear relationship between that. फ़र्क सिर्फ क्या है कि Bingham plastic fluid में up to a certain amount of shear stress, they don't show any behavior at all. They don't show any variation, and after that they exhibit a linear relationship between the stress and deformation rate. Well, flow curves for time dependent fluids are given through figure 2, and you can see that the thixotropic fluids, the relationship obeyed by them is plotted, is displayed in red, and that relationship followed by the rheopactic fluid is given through black graph in this figure. And it will be very say interesting for you अगर आप मज़ीद चीज़ों को डिटेल में देखना चाहें कि चूँकि ये टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स हैं तो इनको स्ट्रेसेस को shear rate के कोरिस्पॉन्डिंग प्लॉट करने के बजाय अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट से प्लॉट करें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्वांटिटी होगी, बट दैट इज़ ऑब्वियसली से अ डिटेल्ड और मोर कॉम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ अ थिंग. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज़ हो जाएगी, लेकिन चूँकि एक रिलेशनशिप और एक तरीक़ाकार यही फॉलो हो रहा है कि आपको shear स्ट्रेस और shear रेट का बिहेवियर दिखाया जाए, इसलिए यहाँ पे भी उसको फॉलो किया है. बट मेक श्योर, keep this thing in mind that on the x-axis of this graph there is a shear rate or the deformation rate, and on the y-axis of this graph there is a shear stress that is being calculated on that. Well, flow curves for time dependent fluids एक और तरीका उनको represent करने का ऐसे ही है. y-axis के ऊपर हम shear stresses represent कर रहे हैं और x-axis के ऊपर हम time represent कर रहे हैं. तो this is one way of expressing it, and this now becomes interesting. Well, आप देखें common fluids को जो line represent कर रही है और उनका जो graphical representation है, that lies in between the rheopactic and thixotropic fluids. और rheopactic fluids के लिए देखें जैसे जैसे time increase कर रहा है और shear stress increase कर रही है, it is concaved up, whereas for the thixotropic fluids जैसे जैसे time is being increased तो shear stress decreases with time. Chunki these fluids are time dependent fluids, so I focused here to represent
these fluids as with respect to time as well, instead of only representing them in terms of shear deformation rate as we did in the figure 2. But they keep this thing in mind. I again repeat that in this figure on the x-axis we are plotting time, which is different from previous two figures. तो जैसे जैसे time increase कर रहा है, the shear stress decreases for thixotropic fluid and it increases for the rheopectic fluids, which shows that these are time dependent fluids and the difference between the rheopectic and thixotropic fluids. Well, now we'll go through, after this classification, we'll go through solved a couple of examples for flow between two plates. And here is the first example. An infinite plate is moved over a second plate on a layer of fluid. For small gap width, say h is equal to 0.3 millimeter, we assume a linear velocity distribution in the liquid. If the velocity is equal to 0.3 meter per second, the liquid viscosity is 0.65 into 10 raised to power minus 3 and its specific gravity is 0.88. What we have to find? We have to find the kinematic viscosity of the fluid. The second thing we have to determine is the shear stress on a lower plate, and third thing which we have to dig out for is the direction of shear stress. So given data is this, and तीन चीज़ें हमने find करनी है. This is the representation of this problem. Fluid is trapped between two plates. The lower plate is fixed. If you recall that how we established a relationship between the deformation rate and the applied stress in the previous lecture, तो ये figure भी आपको उससे कुछ familiar मिलेगी. So the fluid is trapped between two plates. The upper plate is moving with a velocity, say u or capital V, and viscous fluid is trapped between these two plates. Velocity field is represented here by the arrowheads, and h is the distance between these two plates. Y-axis lies normal to the plates and x-axis is along the length of the plates. Now the solution of this example. We are given the data. Velocity is equal to 0.3 meter per second, height is 0.3 into 10 raised to power minus 3 meters, and the viscosity is 0.65 into 10 raised to power minus 3. Specific gravity is 0.88. सबसे पहले हम specific gravity को use करते हुए density find करेंगे, as the specific gravity of a substance is the ratio of the density of that substance to the density of water at 4 degrees centigrade. Calculating that, we find out that the density of the substance is equal to 0.88 in 10 raised to power minus 3 kilogram per meter cube. Now, making use of this density, we find the kinematic viscosity, which is the ratio of dynamic viscosity to the density, and we calculate it as the ratio of 0.65 in 10 raised to power minus 3 over 0.88 into 10 raised to power 3, and we can simply put the answer here. The second thing which we had to calculate is the stress on the lower plate. So we take this fact into consideration, that the lower plate, the stress which is applied on the lower plate is in the y direction and tending to move this in the x direction. So it is tau yx, which is the tau at lower plate, and making use of the Newton's law of viscosity, we have it 0.65 kg per meter second square. Now since tau yx is positive, so the direction of shear stress is along positive x-axis. अगर इसी stress का sign negative होता या इसका answer negative में आता, तो then it would have been the other way around, यानी कि इसकी direction negative y-axis के अंदर होती. Keep this fact in mind. अमूमन एग्जाम्स के अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर रखी जाती हैं और पूछी जाती हैं, ताकि इन चीज़ों को जो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो चेक की जा सके. So since stress here is positive, so it is directed in the positive x direction. Well, the second example here which we will discuss is that suppose that the fluid being sheared between the plates is SAE 30 oil with a viscosity 0.29 kilogram
per meter second at 20 degrees centigrade. Compute the shear stress in the oil if velocity is 3 meter per second and height is 2 centimeter. Making use of the Newton's law of viscosity. एक और चीज़ यहाँ इंटरेस्टिंग है कि अगर आप देखें तो Newton's law of viscosity is tau is equal to mu du by dy. So here we have replaced that v over h and we have calculated this stress which is being applied on the oil, and we calculate it as 43 pascals. So this is a simple way, this is a simple manner in which you can calculate the stress which is being applied on a particular fluid. इसके लिए आपको fluid की viscosity, the velocity of the fluid and the height between two plates, ये तीन quantities known होनी चाहिए. जैसा कि first example के अंदर we were unaware of the kinematic viscosity जो कि हमने find out करनी थी, उसके लिए density ज़रूरी थी, तो हमने specific gravity की definition को use करते हुए सबसे पहले fluid की density find out की, then we move towards the stress and the direction of the stress in that. Well, with this I will come towards the summary of today's lecture, what we did today. सबसे पहले हमने न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स को पढ़ा. वी सॉ दैट कि कैसे दोनों के डिफॉर्मेशन रेट्स रिलेट होते हैं विद द अप्लाइड स्ट्रेस, एंड वी सॉ दैट कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में मैथमेटिकली क्या डिफरेंस है. देन वी एग्जामिन्ड द रॉड क्लाइंबिंग और द वाइजेनबर्ग इफेक्ट फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड कि हम कैसे रियल लाइफ में कैसे कैटेगराइज कर सकें कि जनाब कौन से फ्लूइड्स Newtonian fluids and कौन से fluids non-Newtonian fluids हैं. Afterwards we discussed several types of non-Newtonian fluids जिसके अंदर time dependent and viscoelastic fluids शामिल थे. फिर time independent fluids की different categorizations and time dependent fluids की different categorizations हमने study की. फिर viscoelastic fluids को देखा और at the end हमने कुछ दो सॉल्व एग्जांपल्स की जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम स्ट्रेसेस फाइंड कर सकते हैं ऑफ अ फ्लूइड ट्रैप्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स. नाउ दिस वाज टुडेज लेक्चर, एंड विद दिस आई टेक यू टुवर्ड्स टुडेज कोट व्हिच we all must have learned at some stage of our life, that is knowledge is power. So उससे पहले एक बात, ये जो हर लेक्चर के एंड के ऊपर मैं आपसे एक कोट या कोई बात शेयर करता हूँ 2-3 मिनट निकाल के, तो उसका पर्पज़ ये कतई नहीं है कि आप मेरे से 100% एग्री करें उसके ऊपर. दिस इज़ नॉट श्योर, दिस इज़ नॉट से गारंटीड कि आप ऐसा एग्री ही करें. दिस इज़ जस्ट टू प्रोवोक अ थॉट विद इन यू. ये सिर्फ इसलिए है कि आप कम से कम सोचना ज़रूर शुरू करें, चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करें, चीज़ों को सीखें और देखें और उनके बारे में सोचें और फिर खुद फिगर आउट करें. कतन ये मानी और मतलब और मकसद कभी भी नहीं है कि आप मेरे से 100% या मेरी सोच से एग्री करें. इट्स जस्ट टू यू कि हमारे पढ़े लिखे लोग और पढ़ी लिखी जनरेशन एटलीस्ट चीज़ों को सोचने के काबिल ज़रूर हो और चीज़ों को क्रिटिकली इवेल्यूएट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को क्रिटिकली इवेल्यूएट करेंगे उतना ही ज़्यादा लर्न करेंगे. सो टुडेज कोट इज़ नॉलेज इज़ पावर. ये वो चीज़ है जो हमने कई दफ़ा सुनी है और कई दफ़ा, लेकिन इस पर गौर थोड़ा सा शायद हमने नहीं किया. क्या ये ताकत कम है कि हमें ये पता हो कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है? क्या ये ताकत कम है कि हम बुराई को अच्छाई से डिफ्रेंशिएट कर सकें? क्या ये ताकत कम है कि हमें ये पता हो कि कौन सा बिहेवियर और कौन सा एटीट्यूड एक अच्छा एटीट्यूड है और कौन सा एटीट्यूड एक बुरा एटीट्यूड है? क्या ये नॉलेज या ये पावर, ये ताकत कम है कि हमें पता चल जाए या पता हो कि कौन सा तरीक़ाकार हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन है और कौन सा तरीका हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन नहीं है? आई मीन टू से कि ये तो कई दफ़ा सुना है कि नॉलेज इज़ पावर, लेकिन ये शायद हम कम ही दफ़ा सोचते हैं कि किस तरह की ताकत है नॉलेज, किस तरह की पावर ये हमें प्रोवाइड करता है और किस तरह की फ्रीडम कोई भी नॉलेज हमें दे सकता. इसके बारे में ज़रूर सोचें कि क्यों इतना बार बार कहा जाता है कि नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर. क्या वजह क्या है? ये किस तरह की पावर है, किस तरह की एनर्जी हमें दे सकता है और हम किस तरीके से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने
और अपने मुल्क कौम के बेनिफिट के लिए, क्योंकि अगर हमने कुछ लर्न किया तो दिस इज़ वन थिंग, और अगर हमने उसको यूटिलाइज़ किया दिस इज़ अनदर। सो जब तक हम लर्न करके उसको यूटिलाइज़ नहीं करते तब तक हम उस पावर को प्रैक्टिस नहीं कर पाते। ये वो डिफरेंस है जिसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू सी द पावर ऑफ नॉलेज इन आवर डेली लाइफ। सुनते तो आए, हमने आज तक नहीं देखा कि नॉलेज ने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। अपनी लाइफ के अंदर की बात करूं, वो इसलिए है सिर्फ कि हम जो कुछ सीखते हैं, जो कुछ लर्न करते हैं, उसको प्रैक्टिस नहीं करते। तो जब हम उसको प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये पावर, बड़ी पावर लगेगी कि हमें ये पता है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, कौन सा बिहेवियर अच्छा है और कौन सा बुरा, हमें कामयाबी के लिए क्या करना है, हमें नाकामी से बचने के लिए क्या करना है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं एक इंसान को, और इस नॉलेज को प्रैक्टिस करने से हम उस पावर को प्रैक्टिस कर सकते हैं जो इस नॉलेज के अंदर मौजूद है। इसको थोड़ा सा सोचें सही कि ये क्या चीज़ है जिसके बारे में इतना कहा जाता है कि पावर है, पावर है। तो नॉलेज क्या चीज़ है और पावर क्या चीज़ है और किस तरीके से नॉलेज एक पावर बनता है। इस क्वेश्चन के साथ और इस बात के साथ आज के लेक्चर का मैं अख्ताम करता हूँ। ट्राई के चीज़ों को समराइज़ करें, और ये क्लासिफिकेशन जो आज हमने की और ख़ासकर प्रीवियस लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर की, तो इन दोनों को साथ रख के चीज़ों को खुद से इवेल्युएट करें, रिफ्रेश करें, रीराइट करें खुद से, क्योंकि अब हम इनिशियल फेज़ से निकल के तो कोर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर दाखिल होने लगे। अभी तक के लिए इंट्रोडक्टरी चीज़ें थी, आपको फेमिलियर करना था, लेकिन अब खालिस्तान जैसा कि अब नॉन न्यूटोनियंस फ्लूइड्स की भी बात हुई, तो आगे चल के हम मज़ीद कैरेक्टराइजेशन करेंगे और डिस्कस करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स को और फ्लूइड डायनामिक्स को। सो इसलिए अभी तक की तमाम चीज़ों को कोशिश करें कि कंपाइल करके अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप कर लें, क्योंकि इससे आगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही की यूटिलाइजेशन ज़्यादा है। तो जिन लोगों के, जिन भी स्टूडेंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे और स्ट्रॉन्ग होंगे, सिर्फ वही लोग चीज़ों को बेहतरी से समझ सकेंगे और बेहतरी से एनालाइज कर सकेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को आसानियाँ दे। अल्लाह हाफ़िज़।